प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 100 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए हो। चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप लगाओ सही जवाब क्या होगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अब आप सभी से पूछा गया कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसके लेखक कौन है। गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं, अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है और उसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। बताओ जी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। 1925 में, 1932 में, 1938 में या फिर 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। लगा लो ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लेना है। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। देखिए क्या करें, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। लो जी, कितना आसान सा सवाल आ चुका है आपके सामने कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो मैं कितना बार बता चुका हूं कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होने वाला है। लगा लो आप सभी और चैट सेक्शन में भाई आंसर लगाते चलो, याद हो जाएगा अच्छे से। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अब बताओ जी, सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली। तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं एंड पांचवा नंबर सवाल है, गीतावली किसकी रचना है। अब बताओ जी, गीतावली जो रचना है वो किस कवि की रचना है। सूरदास, नाभादास, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर तुलसीदास। तो आप चैट सेक्शन में भाई आंसर लगाते चलो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये रचना है तुलसीदास की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। तो यह कहा जाता है सूरदास जी को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं एंड आपके सामने है ये सवाल, अनादर का विलोम क्या होगा। उल्टा शब्द पूछा गया आप सभी से, अनादर का उल्टा क्या होगा। तो आप लगाओगे सर, इसका सही जवाब हो जाएगा आदर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं एंड आपके सामने, आशा शब्द का विलोम क्या होगा। आशा का उल्टा पूछा गया, लगाओ सही जवाब क्या होगा। हताशा, निराशा, उम्मीद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आशा का उल्टा होता है निराशा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है आप सभी को। 9 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। अब बताओ जी, निम्नलिखित में जो है रामचरितमानस जो है वो क्या है। गीत काव्य, गाथा या फिर महाकाव्य या फिर खंड काव्य। तो ये एक प्रकार का महाकाव्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और उसके लेखक है तुलसीदास जी, इसको भी याद रखना है। 10 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। अब बताओ जी, ध्रुव स्वामिनी जो रचना है वो कैसी कृति है। महाकाव्य, कहानी, गीति काव्य या फिर नाटक। तो 10 का सही जवाब बताओ। तो यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक प्रकार का कौन सा महाकाव्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर नाटक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1933 में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा भाई, 1933 में, याद रखना है। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था। अब लगाओ जी, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था। तो आपको भी पता होगा, शंभू रतन। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक पत्र के संपादक रहे थे। अब लगाओ जी, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक पत्र के संपादक रहे हैं। लगाओ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनमान के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल क्यों बढ़ते
बढ़ते हैं, आपके सामने भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता भाई भक्त चरित्रों की माला कौन सा? नाभादास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। 14 नंबर सवाल है, अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल का पुतला भाई मुहावरे का जो और सही अर्थ होता है वो होता है बहुत बुद्धिमान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र भाई 100 ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्टली रूप से पूछ दिए जाते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल को बढ़ते हैं, शिव का उपासक क्या कहलाता है? ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि शिव का उपासक क्या कहलाता है? यह हो जाएगा शिव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, मलिक मोहम्मद जैसी थे, क्या थे भाई? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको भी पता होगा कि मलिक मोहम्मद जैसी फकीर थे, फकीरों के साथ में इसका जीवन बीता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 17 नंबर सवाल को बढ़ते हैं एंड आपके सामने सूरदास की कौन सी रचना है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है? पुत्र वियोग जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, करबक जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, छप्पे जो है ये नाभादास जी की रचना है, लेकिन पद के लेखक के सूरदास जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? बताओ जी, ये सूरदास के पद में कहा गया कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं भाई? नंद की गोद में। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशोदा की गोद गलत हो जाएगा, यमुना की किनारे ये सब गलत हो जाएगा, याद रखना है 18 का इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर सवाल है, प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? अब बताओ जी, प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, या फिर इनमें से कोई नहीं? उठ जाओ ब्रज के राजकुंवर, भोर हो गई है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। 20 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? अनुमान लगाया गया था भाई, इसका भी जन्मदिन पता नहीं है। अब लगाओ 20 का सही जवाब क्या होगा? यह हुआ था 1478 में। कब? 1478 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 1583 में निधन हुआ था, इसको भी याद रखना है, दोनों में से कोई पूछ दे आप लगा के चले आना। ओके चलिए 21 नंबर सवाल को बढ़ते हैं, रामचरितमानस किसकी रचना है? मैंने पहले ही भी बता चुका है, रामचरितमानस जो रचना है वो तुलसीदास का महाकाव्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 22 का सही जवाब होना चाहिए कौन सा? भक्ति की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ओके चलिए 23 नंबर सवाल की बढ़ते हैं, आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? गुरु, मित्र, पिता, या फिर ससुर? तो आपको भी पता होगा आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम था, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जी, यहाँ दो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं कि आत्माराम दुबे, अगर ये वाला के जो है यहाँ रहे, आत्माराम दुबे के तुलसीदास कौन लिखते थे? तो उसके पुत्र थे। यहाँ पूछा गया आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? तो आप लगाओगे पिता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ओके चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं, रत्नावली के पिता का क्या नाम था? रत्नावली ये थी कौन? तो भाई तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, और रत्नावली के पिता का नाम पूछा गया जिसका नाम था दीनबंधु दास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, याद रखना है। और आत्माराम दुबे तुलसीदास के पिता का नाम था, दोनों को याद रखना है। ओके चलिए 25 नंबर सवाल को बढ़ते हैं कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? आप बताओ जी, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जी सिर झुका लेते हैं? तो यह सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर होगा। सूरदास की कविता को सुनकर नाभादास सिर झुका लेते हैं, याद रखना है आप सभी को। ओके चलिए 26 नंबर सवाल है, नाभादास किसके समकालीन थे? ये तो भाई ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? नाभादास किसके समकालीन थे? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के, या फिर इनमें से कोई नहीं? 26 का सही जवाब मैं बता दूं, ये तुलसीदास के समकालीन थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं एंड आपके सामने छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्पे भाई 6 से छप्पे, 6 से 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छप्पे 6 पंक्तियों का छंद होता है, याद रखना है। 28 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, विमल में कौन सा उपसर्ग है? विमल भाई वी प्लस मल, कौन सा? और उपसर्ग पहले लगता है, यानी वी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। 29 नंबर सवाल आपके सामने, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण पूछा गया आप सभी से, लगाओ सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय हो जाएगा, याद रखना है। 30 नंबर सवाल देखिए, नाभादास का जन्म कब हुआ था? अब लगाओ आप सभी, चैट सेक्शन में भाई दिख नहीं रहा आंसर, लगाओ सही जवाब क्या होगा? नाभादास का जन्म कब हुआ था? यह भी अनुमानता में दिया गया था, जो कि 1570
1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, लगा लो आप सभी। 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कवित के प्रथम पद में, कवित के रचनाकार हैं भूषण जी और इसके प्रथम पद में जो है वीर रस है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। 31 का ए इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर सवाल देखिए, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? अब लगाओ जी, भूषण जी वीरता का बखान कर रहे हैं, किसका भाई? छत्रसाल की, जो कि ये रौद्र रूप धारण कर रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने कि निम्न में कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? त्रिधार, झरना, आंसू या फिर साकेत? ये साकेत कहां से घुस गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रसाद रचित महाकाव्य का क्या नाम है? कामायनी भाई, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? राष्ट्रीय भावधारा, कौन सा? राष्ट्रीय भावधारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं एंड आपके सामने है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? सरोज स्मृति किसकी रचना है? अब बताओ जी, सरोज स्मृति जो रचना है वो किस कवि की रचना है? पंत निराला महादेवी वर्मा या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? तो मैं बता दूं, ये जो रचना है वो किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब है। 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट का उच्चारण स्थान है, अब लगाओ जी, ट का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया। 37 का सही जवाब बताओ, यह हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मूर्धा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द है, अपनापन भाई ये हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये मेरा मामा है, ये मेरा दादा है, ये मेरा दादी है, मौसी है, फुआ है, जो भी है ये भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 39 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला था? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह को, उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, और इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? 39 का सही जवाब लगाओ आप सभी, तो यह दिया गया था 1977 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 40 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। शोषक का विलोम शब्द है, शोषक का भाई उल्टा कौन सा? पोषक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं आपके सामने। मुक्तिबोध तार सप्तक के कैसे कवि थे? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन से थे भाई? मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। ओके चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। मुक्तिबोध जी का जन्म समय था, जन्म का समय कब हुआ था जन्म भाई? रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, सुबह 4 बजे या फिर दोपहर के 12 बजे? तो ये हुए थे रात के 2 बजे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? अधिजोर नायक कौन सा भाई? अधिनायक उपसर्ग पहले लगा होता है, अधिनायक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखना है आप सभी को। 44 नंबर सवाल आपके सामने। रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? अब लगाओ जी, इसको सोचने वाली बात है, मैंने कितना बार बता चुका है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। मैंने बताया कि मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, मात्र ये 4 कवि आते हैं भक्ति काल में। किसमें? भक्ति काल में। उसके बाद एक भूषण जी आते हैं रीति काल में, और उसके बाद जितने भी कवि आते हैं नीचे, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, ये सारे के सारे, सुभद्रा कुमारी चौहान, सारे के सारे आधुनिक काल में आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है, लगा लो आप सभी। ओके चलिए 45 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। पत्नी बिटिया को क्या करती है? अब लगाओ जी, 45 का सही जवाब क्या होगा? पत्नी बिटिया को क्या करती है? सिखलाती है, समझाती है, हंसाती है या फिर रुलाती है? तो ये क्या करती है? तो समझाती है। 45 का कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी को, समझाती है। 46 नंबर सवाल को देखते हैं। किस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? किस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? तो बूढ़ा मशक वाले की बात पर, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। 47 नंबर सवाल है। प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो है भाई ये लास्ट में लगता है, जैसे हो गया प्रकाश जोड़ इत, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इत भाई लगा लो, ये प्रत्यय हो जाएगा इसका। ओके 48 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते, क्या? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? ऐसी संज्ञाएं जिसके खंड क्या होते हैं? सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं यौगिक। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपाउंड, सॉरी जी इंग्लिश नहीं बोलने का, कंपाउंड हो जाएगा, सॉरी यौगिक
ठीक हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। 49 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान पूछा गया भाई, कैसे बोलते हैं? लगाओ सही जवाब क्या होगा, घ का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनिया नान कंठ, कौन सा कंठ हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके 50 नंबर सवाल एंड 100 का आधा हो चुका है भाई, सोच लो 100 ऑब्जेक्टिव है। देखो बहुत ही कम समय लगा ये 50 तक पहुंचने में। एक गिलास पानी लाओ वाक्य है, कौन सा? प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक, आज्ञावाचक या फिर इच्छावाचक। एक गिलास पानी लाओ भाई, आज्ञा दे रहे हैं, एक गिलास पानी लाओ भाई आज्ञा दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है 50 का। ओके 51 नंबर सवाल देखिए। पुस्तक शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है भाई? आपको भी पता होगा कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भाई? पुस्तक में कौन सा संज्ञा, ये पूछा गया आपसे से। तो पुस्तक कई प्रकार के होते हैं, कई जाति के होते हैं, यानी कि जातिवाचक आप लगा सकते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई विशेष पुस्तक का नाम नहीं दिया गया है। 52 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। निम्नलिखित समूह शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में जो है समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? सभा, मानवता, आदमी या फिर चावल। देखो जी सभा तो कहीं एक आदमी से तो सभा लगता नहीं है, इसलिए आप कह सकते हो सभा जो शब्द है ये समूहवाचक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में कौन है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी कि भाव के द्वारा हम लोग व्यक्त नहीं करते हैं। सुंदरता ये तो भाववाचक संज्ञा है, शत्रुता ये भी भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। अच्छाई मतलब ये भी भाव के द्वारा व्यक्त है, लेकिन ताजमहल भाई एक विशेष स्थान है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखना है। 54 नंबर सवाल है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा भाई? कवियत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? भाई बताओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं 2 प्रकार के, कौन सा? एक वचन और बहुवचन, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संस्कृत में जो होते हैं वो 3 होते हैं, कौन सा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, याद रखना है आप सभी को। 56 नंबर सवाल आपके सामने। बातचीत पाठ किस विधा की रचना है? बातचीत भाई लगाओ जी, हिंदी का पहला ही चैप्टर है बातचीत पाठ, एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यह प्रकाशित हुआ था 1915 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुख्यतः 3 कहानी लिखी है, इसको भी याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये भी पूछा जा चुका है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? तो 3 लिखी थी, कौन कौन? उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा, तीनों को याद रखना। ओके चलिए 58 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति भाई भाषण को देने वाले का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया करेक्ट आंसर है। ओके चलिए 59 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ जी, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्य की रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए या फिर उपन्यास लेखन के लिए? तो रामधारी सिंह दिनकर साहित्य की रचना के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 60 नंबर सवाल के बढ़ते हैं आपके सामने है। रोज इनमें से क्या है? रोज पाठ जो है वो क्या है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा। निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश, आलोचना का अंश। रोज कहानी है और इसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोज पाठ जो है ये कहानी है। ओके चलिए 61 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन भाई दलित आत्मकथा है और इसका आत्मकथा को देने वाले का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 62 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा 62 का। तो मैं बता दूं इसके प्रधान संपादक का नाम है नामवर सिंह, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल देखिए। रवेश का क्या होता है? रवेश क्या होता है बताओ जी। रवेश होता है मोटे सूत की बुनी चादर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है। ओ सदा निरा के लेखक कौन है? ओ सदा निरा पाठ के लेखक कौन है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा। जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, उदय प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए
65 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। नामवर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ये बताओ जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है आपके सामने। नामवर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो मैं बता दूं, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 1971 ईस्वी में। इसको भी याद रखना है। चलिए 66 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। अब और नहीं कैसी रचना है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है या फिर निबंध है। 66 का सही जवाब आप बताओगे तो ये हो जाएगा कविता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लगा लो आप भी। और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। कौन सा? अब और नहीं, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओके, चलिए 67 नंबर सवाल को देखते हैं। त्रिच क्या होता है भाई। जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, भेड़िया या फिर विस्खापर या जहरीला लिजार्ड। इसी को हम लोग विस्खापर भी बोलते हैं। यह हो जाएगा जहरीला लिजार्ड, विस्खापर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा दीजिएगा। अगर विस्खापर है वो भी लगा दीजिएगा, अगर जहरीला लिजार्ड है वो भी लगा सकते हो, चलेगा। ओके, चलिए 68 नंबर सवाल है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है वो किसकी है, बताएंगे आप सभी। 68 का सही जवाब तो यह रचना है जो कृष्णमूर्ति की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 69 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं आपके सामने। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि हैं, इसको भी याद रखना है। 70 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। कौन सा कवि है जो अष्टछाप का नहीं है, तो वो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। कौन सा? 70 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी जी। के चलिए 71 नंबर सवाल है। तमचूर का अर्थ क्या होता है। तमचूर का अर्थ भाई क्या होता है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। तमचूर का जो सही अर्थ होता है वो होता है मुर्गा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 72 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। भूषण का निधन कब हुआ था भाई। भूषण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1613 में और निधन हुआ था 1715 में। दोनों को याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हो जाएगा इसका सही जवाब। निधन पूछा गया 1715, लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल आपके सामने। सूरदास की कौन सी रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है, वो सूरदास है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। भक्तमाल की रचयिता है कौन सा। नाभादास। क्या? नाभादास हो जाएगा। रामचरितमानस ये तुलसीदास की रचना है और सूरसागर के कवि हैं सूरदास जी, याद रखना है। 74 नंबर सवाल है। उसने कहा था मैं किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है भाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का कहानी है और ये किस शहर का चित्रण हुआ, तो ये हुआ अमृतसर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ भाई। सीताब दियारा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। अब लगाओ आप सभी। आकाश का विलोम क्या होगा। अंबर, पाताल, व्योम, गगन। आकाश का विलोम पाताल होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल है। नर का विलोम क्या होगा। नर का विलोम उल्टा शब्द नारी, नर नारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल आपके सामने है। माटी की मूर्ति रचना किसकी है। माटी की मूर्ति जो रचना है वो किसकी है, बताएंगे आप सभी। तो यह सही जवाब हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 79 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। शिक्षा गुरु पूछा गया। एक थे शिक्षा गुरु और दूसरे थे दीक्षा गुरु। तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु की जब भी बात हो तो आप लगाओगे शेष सनातन। कौन सा? शेष सनातन। और दीक्षा गुरु पूछे तो आप लगाओगे नरहरि दास। कौन सा? नरहरि दास करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का। अगर दीक्षा पूछे नरहरि दास और शिक्षा शेष सनातन। स से शिक्षा और स से शेष सनातन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं आपके सामने है। जयसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं। जयसी जी मलिक मोहम्मद जयसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी शाखा के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। अब बताएंगे आप सभी की बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिख डाले थे। ये लिखे थे 1000 के आसपास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल देखिए। सद्भाव का अभाव किसकी रचना है। सद्भाव का अभाव जो रचना है वो किसकी है भाई। लगाओ सही जवाब क्या होगा। ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है वाचाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए
84 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द होता है अभिनेत्री। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। क्रियाहीन हिंदी किसकी रचना है? क्रियाहीन हिंदी जो रचना है वो किसकी है भाई? क्रियाहीन हिंदी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 86 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कठोर का विलोम क्या होगा? कठोर का उल्टा भाई कठोर का कोमल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 87 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूर्णिमा का विलोम क्या होगा? पूर्णिमा का उल्टा भाई पूर्णिमा का जो विलोम होता है, उल्टा शब्द होता है, वो होता है अमावस्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। लगाओ सही जवाब क्या होगा? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो यह कहा गया अमेरिका का, यानी कि 88 का डी करेक्ट आंसर होने वाला है। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 89 नंबर सवाल के बताते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो लगाओ सही जवाब क्या होगा? उमाशंकर दीक्षित। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। आप मात्र 10 गो ऑब्जेक्टिव बचा है भाई, फटाफट से आप लगा लो और बने रहो हमारे साथ। लिरिक का पर्याय क्या होगा? लिरिक का पर्याय होता है प्रगीत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। आपके सामने नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। कौन सा निबंध हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल आपके सामने। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? उसने कहा था जो रचना ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। प्रगीत और समाज ये नामवर सिंह की रचना है। रोज ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। लेकिन जूठन जो चैप्टर है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मलयज का मूल नाम क्या था? ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मलयज का जो मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो। 94 नंबर सवाल है। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? 4 विकल्प दिया गया है। लगाओ सही जवाब क्या होगा? जगत जोड़ अंबा। कौन सा? 94 का सही जवाब लगाओ जगत जोड़ अंबा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल है। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नय जोड़ अन। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो। 96 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भरपेट भाई भर जोड़ पेट उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पूरा जोड़ तन। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा जी। लगा लो आप सभी। 98 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति जोड़ निधि। कौन सा? प्रतिनिधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जी। लगा लो। 99 नंबर सवाल है। अब लगाओ जी, 2 क्वेश्चन बचा है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? पति देव का नाम पूछा गया। किसके पति देव का? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान और इसके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आपके सामने 100 नंबर सवाल है एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है। बताओगे सही जवाब क्या होगा? करबक पाठ के कवि कौन है? करबक जो पाठ है उसके कवि का नाम पूछा गया। सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर जयशंकर प्रसाद। क्या आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या? यस और नो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ कि करबक पाठ के कवि का नाम क्या है। बताओ सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। मैं देखूंगा कि आप कितने लोग बता पाते हो। ओके, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है। इसी में आपको 4 डालना है भाई। मेहनत 2 गुना करना है भाई, 4 गुना करना है। सिर्फ मेहनत करना है, नो फालतू की बातें, नो मोबाइल का भी यूज अच्छे से करना है। अब जो है सारे इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, सारे को भाई डिलीट करो और अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। ओके, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।